So welcome back, Malik. So basically, what we have discussed in last before the break lecture, we have discussed that भाई 152.6 क्या बोलता है, वो बोलता है रोटेशनल नॉन रोटेशनल में डिवाइड करिए, रोटेशनल में से इतने ऐसे ऐसे नंबर्स कीजिए, नॉन रोटेशनल में से ऐसे कीजिए, और मतलब एग्जांपल नॉन रोटेशनल अपने परमानेंट रह जाएंगे, लेकिन okay when I discuss about non-rotational so I told you they may be a permanent director but actually they cannot be removed, ऐसा concept नहीं है, they can be removed any time from the board okay by using section 169 shareholder can remove okay ये सारी चीज अपन ने डिस्कस कर ली। अभी 2-3 पॉइंट और इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। आई एम डिस्कसिंग 152.6 ओनली, 152.7 अपन एक 10 मिनट के बाद डिस्कशन चालू करेंगे ओके मेरे ख्याल से ये सारा स्ट्रक्चर आ गया। अब थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट आपको डालते हैं। अब ये लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जब आप कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जब कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर को निकाल देना चाहिए। यानी व्हेनेवर यू डू द कैलकुलेशन, आराम से घाई मत करना, व्हेनेवर यू डू द कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को निकाल देना चाहिए। यू शुड रिमूव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल नेवर एंटर इनटू दिस साइकिल ऑफ रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल, they have different mechanism altogether okay and nominee director is non rotational director but remove that, their position is non rotational but they are not into your category। मतलब आप भी रोटेशनल नॉन रोटेशनल में डिवाइड करते हो, लेकिन ये नॉन रोटेशनल एज सच नहीं है, ये नॉन रोटेशनल पहले से डिफाइंड है ओके नहीं मालिक, अगर एओए जगत जी, अगर एओए जगत जी का क्वेश्चन आया है सर, अगर एओए बोलता है कि ऑल डायरेक्टर्स विल रिटायर ओके विल रिटायर, तो क्या एजीएम में खाली 1/3 रिटायर होंगे? नहीं मालिक ओके एवरीवन विल रिटायर, एवरीवन विल रिटायर। अगर एओए लिखता है कि ऑल डायरेक्टर विल रिटायर, सारे डायरेक्टर है, तो एजीएम में ऑल रिटायर होंगे और वापस खड़े रहेंगे और वापस ओआर पास करेंगे या जो भी होगा, जैसे भी होगा वैसा होगा मालिक ओके तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन एओए, कैसे वर्क हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट, अब जो मैं आपको बोल रहा हूं ये पॉइंट अच्छे से समझिए, इसमें कुछ भी डाउट आया ना, अभी आपको एओए में कुछ भी डाउट है ना, मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिए, बिकॉज मेरे ख्याल से आई हैव स्पेंड इनफ टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग दैट अर्लियर वाले प्रोविजंस, तो उसमें कोई भी डाउट आया तो यू जस्ट व्हाट्सअप मी, बिकॉज मेरे ख्याल से ओवरऑल मोटा मोटी सबके लिए क्लियर है अभी वो ओके अब आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जब कैलकुलेट किए जाएंगे तो सेक्शन के ओके एक पर्टिकुलर सेक्शन ने बोला है कि भाई इसमें आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना। नाउ द क्वेश्चन कम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसका मेजर डिस्कशन डे आफ्टर टुमारो के बाद जाएगा ओके और दूसरा क्वेश्चन आता है सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, बस इतना मालूम है अपने को भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब बंदा अलग है, एकदम डिफरेंट पर्सन है, इज नॉट ए सेम पर्सन, मतलब वो एग्जीक्यूटिव में नहीं है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव में है। एसी टेम्परेचर करना, गर्मी हो रही है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप निकाल दीजिए, नॉमिनी डायरेक्टर को भी निकालने बोला हुआ है। अब टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको एक चीज समझा दूं, वेयर आई फाउंड इट समथिंग डिफरेंट, वेयर आई लॉजिकली थिंकिंग, तो जैसा अपना मॉड्यूल बोल रहा है वैसा अपन कर रहा है। तो सर इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकाला नहीं जाता क्या? क्या है सीन, क्या है? तो सर जब देखो, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसे अपना ऑडिटर में टर्म्स होते हैं ना मालिक, अगर आपको याद होगा एक ऑडिटर एक टर्म, मतलब एक टर्म के लिए 5 साल, 2 टर्म 10 साल, ये कॉन्सेप्ट था ना मालिक, याद आया? उसी तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी टर्म्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नथिंग टू डू विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल, और उनके टर्म 5 साल के होते हैं, यानी 1 टर्म विल बी ऑफ 5 ईयर, 2 टर्म विल बी ऑफ, मतलब सेकंड टर्म विल बी ऑल्सो ऑफ 5 ईयर्स। तो अगर आप देखोगे वो ना रोटेशनल में आएंगे ना नॉन रोटेशनल में आएंगे, देयरफॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सर नॉमिनी डायरेक्टर को क्यों निकालना चाहिए? तो पहले तो नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। नॉमिनी डायरेक्टर वो होते हैं जो एग्रीमेंट या लॉ की वजह से अपॉइंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल ओके, देयर मे बी ए स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, देयर मे बी ए स्टेक होल्डिंग, मतलब मेरे अंदर शेयर्स होल्ड कर रहे होंगे एलआईसी, मेरे अंदर शेयर्स होल्ड कर रहे होंगे यूटीआई, मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट्स किया होगा सर्टेन गवर्नमेंट ने
ओके अब बिकॉज गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट मेरे अंदर है या यूटीआई का इन्वेस्टमेंट मेरे अंदर है, यूटीआई बोलता है भाई हम जिस लॉ में फॉर्म हुए वो लॉ बोलता है हमने जिसमें इन्वेस्ट किया है उसमें हमारा डायरेक्टर एक डायरेक्टर बोर्ड पे होना चाहिए, एंड दैट डायरेक्टर इज कॉल्ड ए नॉमिनी डायरेक्टर। एक बैंक से मैं लोन लेता हूं, बैंक से लोन लेने के बाद ओके वो बैंक और बैंकर बोलता है मैं लोन देते वक्त कंडीशन ये है कि तुम्हारे बोर्ड पे मेरा डायरेक्टर बैठेगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा लोन दे रहा हूं तो आई एम नॉट श्योर ये लोन का यूटिलाइजेशन बराबर होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर ये लोन की रिकवरी हमारे लिए होगी कि नहीं होगी। तो कंडीशन फॉर द लोन वाज दैट माय पर्सन विल बी सिटिंग ऑन योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Now this concept is nothing but a nominee director. So this nominee director का tenure कितना होता है सर? Nominee director का tenure is something different. Okay, वो डिपेंड ऑन एग्रीमेंट, डिपेंड ऑन लॉ एंड एवरीथिंग होगा। सर ये सब समझ में कब आएगा? ये कल आएगा। नॉमिनी डायरेक्टर कल आने वाला है 161 सबसेक्शन 3, 161 सबसेक्शन 3 में आएगा नॉमिनी डायरेक्टर, डोंट वरी। ओके लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से आपको इसको निकाल देना है, ये आपने कॉन्सेप्ट करना है मालिक। सर इसके अलावा और कोई दूसरे डायरेक्टर को निकालना है, मैं आज डिस्कस करके कंफ्यूजन हो जाएगा तो उसको 2-3 दिन जाने देते हैं। जैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आ गया, जैसे एडिशनल डायरेक्टर आ गया, इसका डिस्कशन मैं आपको 1-2 दिन के बाद आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए आपका आंसर ये होना चाहिए कि जब आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैलकुलेट करोगे तो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को माइनस करना चाहिए और नॉमिनी डायरेक्टर को माइनस करना चाहिए। सर एग्जांपल बताइए सर इसके लिए। तो इसके लिए आप ये समझिए जो एग्जांपल अपन ने लिखा हुआ स्क्रीन पे, इससे आगे बढ़ते हैं अपन, इसके एग्जांपल से परे करते हैं मतलब ये थोड़ा सा अपन अलग रखते हैं मालिक, अलग रखते हैं मतलब क्योंकि इसमें एक्सक्लूजन वाले कॉन्सेप्ट है मालिक। ओके तो आप देख लीजिए ओके तो अब मैं ये बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर शुड बी रिमूव्ड। ये रिमूव करने चाहिए मालिक, ये रिमूव करने चाहिए। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड में आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 डायरेक्टर्स हैं। 12 डायरेक्टर्स में से आपके 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और 1 डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर है। ओके वापस बोल रहा हूं सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्यों निकाला गया है? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो टर्म्स के लिए होगा। आप लॉजिक देखो, वो टर्म कितना होगा? 5 साल। ओके आप उसको रोटेशनल में भी नहीं डाल सकते, नॉन रोटेशनल में भी नहीं डाल सकते। रोटेशनल में रहा तो देखो हर एक एजीएम में 1/3 रिटायर होगा, यानी एवरेज पे टर्म की बात करें, एवरेज पे टर्म की बात करें तो 3 साल एवरेज पे रहता है वो आदमी, यहां पर 5 साल है, तो लॉजिक अलग हो गया। नॉमिनी डायरेक्टर कभी 15 साल के लिए रहेगा, 20 साल के लिए रहेगा, डिपेंडिंग ऑन अवर एग्रीमेंट। अपना एग्रीमेंट कैसे होगा उसके ऊपर नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट होगा मालिक। तो नॉमिनी डायरेक्टर अपन को समझना होगा कि नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। अब मेरे को बताओ यहां पर आप मेरे को रोटेशनल नॉन रोटेशनल का कैलकुलेशन करके दोगे, मैं यहां पर फिगर्स कर रहा हूं, आप फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे। ओके अब मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ रोटेशनल फॉर 152 सबसेक्शन 6, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? ये फॉर कैलकुलेशन ऑफ रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? आप 12 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे या 12 को -12 में से कुछ माइनस करोगे? तो याद रखना यहां पर आपका टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया, गेम ओवर। ओके क्योंकि ये सेक्शन ने निकाले हुए हैं और कौन से सेक्शन से लिंक होएगा मैं बाद में अपडेट करूंगा। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर 12 माइनस क्या करना होगा, -2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर -1 नॉमिनी डायरेक्टर, और उसके बाद आपके पास जो आ जाता है वो नंबर आता है 3 9 और 9 को अब आप देखोगे रोटेशनल कितने होंगे, रोटेशनल कितने होंगे? अब मेरे को बताओ रोटेशनल को कैसे कैलकुलेट करोगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 आपका कितना आ जाएगा? 6। अब मेरे को बताओ रिटायरिंग कितना होगा मालिक? रिटायरिंग डायरेक्टर विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड दैट विल बी 2 डायरेक्टर। This is what your answer and this is also example given in your module. ये मॉड्यूल का ही एग्जांपल मैंने यूज किया हुआ है। दिस इज एग्जांपल नंबर 3 है मेरे ख्याल से, बाकी सब एग्जांपल मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिया है। दिस वाज एग्जांपल व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद रोटेशनल, उसके बाद रिटायरिंग। ओके आपके सबके आंसर मैंने देखे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा, इसलिए मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। ओके लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि जब भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर दिया है तो आपको देखना होगा कि कितने रोटेशनल है, कितने रिटायरिंग है, कितना क्या है कैलकुलेशन करते वक्त। लेकिन आपने एक चीज को नोट करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को बाहर निकालना है।
तो मेरे ख्याल से सबको दिमाग में ये चीज बैठ गई। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, और लॉजिक भी मैंने अभी बता दिया, डेफिनेटली मैंने सेक्शन नहीं बताया और सेक्शन का इंटरप्रिटेशन या लिंक नहीं, अपडेट नहीं, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर इतना है और वो इसमें फिट नहीं होगा, और नॉमिनी डायरेक्टर का भी टेन्योर है, तो दोनों के टेन्योर अलग अलग है मालिक, दोनों के टेन्योर अलग अलग है। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक? अगर इधर क्लियर है तो ओके कर दो, फिर अपन जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, फिर 152.6 को खत्म कर लेते हैं। 152.6 एंड हो जाएगा अपना लास्ट पोर्शन ऑफ 152.6। ओके, सो लास्ट पोर्शन कमिंग ऑन नाउ, कमिंग ऑन लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए कि समझदारी से आप देखो लास्ट पोर्शन। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड दैट AGM dates. ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड नाउ व्हेन, अभी अपना ये जो एग्जांपल था जिसमें आपने बोला कि भाई ABC 19 जून 2020 को रिटायर होंगे, वापस रीअपॉइंट होंगे, 21 में रिटायर होंगे, रीअपॉइंट होंगे एंड सो ऑन, ये डिस्कशन चला अपना, ये आपने सब कुछ समझ गया, ये आपको एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वन। नाउ माय क्वेश्चन कम्स, ओके, AGM was ought to be held, AGM was ought to be held on 15 September 2021, AGM was ought to be held, AGM was ought to be held, ought to be held मतलब ओके ये डेट पे हेल्ड होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश, ओके, कुछ कारणवश कंपनी ने AGM होल्ड नहीं की, कंपनी ने ये AGM होल्ड नहीं की ये डेट की। प्लीज सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, 15 सितंबर 2021 को AGM वाज ऑट टू बी होल्ड, ऑट टू बी होल्ड मतलब ये दिन पे AGM होने वाली थी, वो 15 जून भी हो सकता है, 15 जो भी, जिस डेट पे आउट टू बी होल्ड थी, आउट टू बी होल्ड मतलब जिस डेट पे होल्ड होनी चाहिए थी, जिस डेट पे होल्ड होनी चाहिए थी, जिस डेट पे वो होल्ड होनी चाहिए थी, आराम से बहुत अच्छे से जाइए, ओके, होनी चाहिए थी, उस दिन उन्होंने AGM होल्ड नहीं किया, उस दिन उन्होंने AGM होल्ड नहीं किया। अब मेरे को बताओ यहां पर ABC ये डेट पे ये AGM में ABC तीनों को रिटायर होना था, तीनों को रिटायर होना था 15 जून को, ओके, 15 सितंबर को ये होल्ड होनी चाहिए थी, होल्ड नहीं हुई, और अप्रोक्सीमेटली मैं एज्यूम करता हूं कि 15 दिसंबर को होल्ड हुई, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 15 दिसंबर को होल्ड हुई है, 15 दिसंबर 2021 को होल्ड हुई है, ये टाइम पे AGM होल्ड हुई है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है 15 सितंबर 2021 से 15 दिसंबर तक क्या ABC कंटिन्यू कर सकते हैं या उन्हें 15 सितंबर को ही रिटायर होना पड़ेगा? What is my question मालिक? 15 सितंबर was a date when AGM was ought to be hold. Ought to be hold मतलब भाई उस दिन हेल्ड होनी चाहिए थी, उस दिन हेल्ड होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हुई मालिक, और उन्होंने 15 दिसंबर को होल्ड की। My question, can ABC continue from 15 सितंबर ओके टिल 15 दिसंबर when the AGM, और उसमें वो रिटायर होंगे कि उन्होंने 15 सितंबर को ही रिटायर होना है? You just give me a date whether they should retire on 15 सितंबर or whether they should retire on 15 दिसंबर। ओके, जिस दिन पे AGM, बिकॉज उनका टेन्योर क्या था, मैंने क्या बोला, 152.67 विल हैपन इन एवरी AGM। घाई नहीं मालिक, घाई नहीं, मेरे को बताइए, कैन दे कंटिन्यू और दे नीड टू रिटायर ऑन 15 सितंबर इटसेल्फ, 15 सितंबर और 15 दिसंबर। भारत माता की जय। दो तीन आंसर है, ओके, जिसमें किसी ने बोला है कंटिन्यू कर सकते हैं, वंदना जी कंटिन्यू, ओके, राघव इज ऑन द फॉर्म ऑफ रिटायर हो सकते हैं, ओके बॉस, ये अपने को देखना होगा 2 पॉइंट, और किसी ने टाइप किया है कुछ 15 दिसंबर, महर्षि भाई 15 दिसंबर, ये कुछ थोड़ा बहुत लैगिंग रहेगा मेरे ख्याल से, आप टाइप कर रहे होंगे, ओके, निपुण जी 15 दिसंबर, नितिन 15 सितंबर, मयूरेश 15 दिसंबर, ओके, and I'll just go on majority, I'm just discussing it out because this is how the interaction and discussion goes on। 15 दिसंबर can continue दिसंबर, ओके, राघव तृप्ति, राघव सितंबर बोल रहा है, ऋषभ तृप्ति काजोल 15 दिसंबर, ओके मालिक, ओके, मेजॉरिटी विंस। अगर आप ऐसा करें तो मेजॉरिटी ने आंसर दिया है 15 दिसंबर तक कंटिन्यू करेंगे और AGM में रिटायर होंगे।
लेकिन मैं आपको बता दूं, सेक्शन का इंटरप्रिटेशन एकदम स्ट्रिक्टली लिया गया है और इसीलिए इसमें आपको एक केस स्टडी मिलेगी। एक केस स्टडी का नाम है बी आर कुंद्रा, बी आर कुंद्रा। ओके, केस स्टडी का नाम है बी आर कुंद्रा केस। ओके, बी आर कुंद्रा केस ने बोला है ओके, अगर एजीएम जिस डेट पे होल्ड होनी चाहिए थी, ओके, जिस डेट पे आउट टू बी होल्ड थी, अगर उस दिन पे आपने होल्ड नहीं की, ओके, बॉस डायरेक्टर विल रिटायर, they will not wait till the AGM is happening. Yani in this case, in this example case, okay, in this example ये example के case में आपको समझना होगा that ABC need to retire on कब? 15 September 2021. This is very important. Please understand, 15 September केस स्टडी, ओके, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लिया गया है केस स्टडी में। ओके, क्लियर कट केस स्टडी लॉ बोलता है और इसके बाद इन्होंने अपडेट कर दिया है सेक्शन में, और सेक्शन में बोला है अगर एजीएम कुछ कारणवश आप डिले करते हो तो अभी इसमें है ना बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ओके भाई, बहुत आराम से, घाई मत करना। ये समझ में आ गया मालिक? तो आई डू थिंक दिस कैन बी फ्रीज नाउ। ओके, तो आपको ये समझना है एजीएम अगर कुछ कारणवश नहीं हेल्ड की गई, कुछ रीजन रहा होगा, वॉट एवर रीजन इट में भी, आपको समझना है इस केस में जिस दिन एजीएम होनी थी उस टाइम पे रिटायर होगा। आराम से। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वापस इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है मालिक, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सर व्हाट इज द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? ओके, गो हेड विद द सेकंड पॉइंट। ओके, नाउ इन दिस केस आप समझिए, in this case if I modify some example, if I modify this example and I say 15 September 2021 को होने वाली थी, लेकिन there are floods coming और कोविड हुआ या कुछ कारण हुआ, फ्लड्स आए, कोविड हुआ, इसीलिए 15 सितंबर के टाइम पे इस कंपनी ने आरओसी को अप्लाई किया कि हमें एक्सटेंशन दीजिए, आरओसी को अप्लाई किया, हमें एक्सटेंशन दीजिए। मैं वापस बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे आए तो ऐसे आंसर्स होंगे। आरओसी ने बोला हमें एक्सटेंशन दीजिए, आरओसी को अप्लाई किया कि हमें एक्सटेंशन दीजिए, और आरओसी ने एक्सटेंशन दिया, एक्सटेंशन गिवन बाय आरओसी एंड दैट इज 15 दिसंबर 2021। आरओसी बोला आप 3 महीने और खींचिए और तब 15 दिसंबर 2021 तक रखिए, यानी एप्लीकेशन आरओसी को गया एंड आरओसी ने नया डेट दिया फॉर एजीएम। Now please understand, as per the law, the date of AGM out to be held will not be 15 September. The date of AGM out to be held will be 15 December because of ROC update. तो इस केस में आपका ABC जो तीनों पर्सन हैं, ओके, they will need to be retire on 15 December 2021। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है। तो 15-12 तक ये लोग काम करेंगे। अगर आरओसी, तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा, अगर इन क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि ये कंपनी ने आरओसी को एप्लीकेशन दिया है ना, आरओसी हैज गिवन द डेट, ओके, वो डेट पे एजीएम रख रहे हैं, नो वरी, ओके, यू कैन कंटिन्यू। बट इफ दे आर नॉट गिवन एन एप्लीकेशन, आप अपनी मर्जी से डेट एक्सटेंड कर रहे हो, ओके, इस दिस केस में जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी उस दिन ही आपने रिटायर होना चाहिए, उसी दिन आपने रिटायर होना चाहिए। इसका मतलब आपका रीअपॉइंटमेंट होने का संभावना खत्म, आपकी रीअपॉइंटमेंट होने की संभावना खत्म, आप रिटायर हो चुके हो। तो सर उस पोजीशन का क्या होगा? वो पोजीशन वेकेंट हो जाएगी, एबीसी की पोजीशन वेकेंट रहेगी क्योंकि एजीएम ही नहीं हुई है, 15-12 तक है। इस केस में अगर ये पहला केस है, इसमें ये एबीसी डिफॉल्ट में रहेंगे और इनके अगेंस्ट पैनल प्रोविजन चालू हो जाएंगे मालिक। ओके, तो यहां पर 15-12 तक कंटिन्यू कब करना है? अगर आरओसी को एप्लीकेशन गया है, अगर आरओसी को एप्लीकेशन नहीं गया है तो 15-12 तक कंटिन्यू नहीं होगा। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर? फ्रीज करे, मेरे को बताओ, बिकॉज ये मेरा इंटरेक्शन का है और ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद प्लीज मालिक, क्योंकि इसके बाद मेरे को पॉइंट रटाने, दूसरे पॉइंट कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। एंड मां कसम बोल रहा हूं, अगर आप एक एक एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और जा रहे हो ना, ऐसे सब एग्जांपल समझ लेना, आपके कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। एवरी एलिमेंट विल बी कवर्ड इन योर सिलेबस, एवरीथिंग इज कवर्ड। बस जो May 22 या November 22 देंगे, अमेंडमेंट ध्यान रखना भाई। अमेंडमेंट कौन से? आरटीपी के,
आरटीपी के अमेंडमेंट देखने, जितना मॉड्यूल बोल रहा हूं उतना करने का काम। ओके, सो नाउ कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? आंसर इज यस। तू नहीं बोलेगा तो मैं पूछूंगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई विल आस्क ए क्वेश्चन, दैट फॉर श्योर। ओके, बिकॉज भाई आई एम हैविंग माई बर्थ राइट टू आस्क द क्वेश्चंस, you also having a birth right. Now my question comes, okay, now please understand, I am further going ahead with this point. Now let understand, in a company XYZ Limited, okay, there are only 3 director, because it is a public company, there are only 3 director, and as per AOA, all are retiring director. Everybody listen question carefully. Okay sir, Malik, आराम से, all are retiring director. Now tell me, अगर all are retiring director, all are retiring मतलब all are rotational, sorry wording मैं चेंज कर देता हूं, all are rotational by retiring, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट लिखा जाता है, all are rotational director. एंड रोटेशनल में से रिटायरिंग कितने होंगे? 1/3। तो मेरे को बताओ, ओके 3, ऑल और रिटायरिंग भी डाल दो, कोई टेंशन नहीं, पर मैं ऐसे ही बेसिक यूज कर रहा हूं। 1/3 कितना आया मालिक? 1। ओके, नाउ यानी 1 डायरेक्टर विल रिटायर इन केस ऑफ AGM। अ पॉइंट टू बी नोटेड, AGM टू बी हेल्ड ऑन 15 September 2021, but due to some reason, okay, the AGM is held on 15/12/2021. No ROC approval is taken here in this case. Now in this case, okay, जो 3 डायरेक्टर है, जो तीनों डायरेक्टर कौन थे? ABC में A को रिटायर होना था, okay, A को रिटायर होना था, A need to retire। अब मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या आएगी ऐसी केसेस में? A need to retire, आपने बोला था A need to retire on this, what is the problem in this case? Are you getting the concept of this point? अरे भाई, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कंपनी की क्या प्रॉब्लम फेस करेगा? कंपनी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में व्हाट प्रॉब्लम कंपनी विल फेस? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, 100% BR कुंद्रा का केस स्टडी हमको समझ में आया। BR कुंद्रा के केस स्टडी ने बोला कि भाई अगर AGM है उस दिन छोड़ना ही है आपको, लेकिन अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुई, मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या होगा? द प्रॉब्लम विल बी दैट डायरेक्टर विल गो बिलो मिनिमम, या ऐसा भी डिसाइड करे ऑल डायरेक्टर विल रिटायर, तो ऐसा होगा एक कंपनी में डायरेक्टर लेस हो जाएगा, fall below statutory minimum। मालिक, in this case what should be done? इसीलिए इसके लिए भी एक स्टडी आया, ओके, यानी अंबिका टी कंपनी इज अ केस स्टडी। अंबिका टी कंपनी, ध्यान रखने पड़ेंगे, अंबिका टी कंपनी इज ए केस स्टडी, ओके, जहां पर बोला है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ओके, रिटायरिंग डायरेक्टर कैन कंटिन्यू। अगर AGM नहीं रखी है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आए? सब लोग स्क्रीन पे देख के हाँ बोलो मालिक, मेरे को बताइए ये पॉइंट समझ में आया? अभी अंबिका टी कंपनी, प्लीज यू अंडरस्टैंड, अंबिका टी कंपनी केस स्टडी यू विल नॉट यूज इन एवरी केस। अगेन आई एम टेलिंग यू, while writing the answer, अंबिका टी कंपनी should not be written in any answer of such kind of question unless and until it is an exceptional circumstances। बोर्ड मीटिंग करने के लिए नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं ना, अरे फिर बोर्ड मीटिंग करवाना और फिर नया डायरेक्टर अपॉइंट करना, ये सब करने से अच्छा, ओके, अंबिका टी कंपनी ने क्या बोला है? कंटिन्यू करने दो, फिर अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है तो कंटिन्यू करने दो, वो पोजीशन मत लाओ। सी AGM देखो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो आपको 3-4 सर्कमस्टेंसेस समझने पड़ेंगे। AGM होनी चाहिए थी, AGM आपने नहीं रखी, रिटायर हो, ओके, BR कुंद्रा बोलता है, ठीक है, AGM होनी चाहिए थी, आप ROC के पास गए, कुछ कारणवश नहीं रख पाए, ओके भाई, कॉन्सेप्ट सेक्शन मतलब सेक्शन का क्लैरिफिकेशन क्लियर है, ओके, कंटिन्यू जब तक ROC ने आपको डेट किया है, क्योंकि ROC का जो नया डेट है वो आउट टू बी हेल्ड होगा। अब और एक केस स्टडी आया, अंबिका टी कंपनी। अंबिका टी कंपनी में क्या किया हुआ है? अंबिका टी कंपनी में इन लोग ने बोला है, एक कंपनी थी जिसमें 3 डायरेक्टर थे और तीनों के तीनों रिटायर होने चाहिए थे, और तीनों रिटायर, अगर वो AGM नहीं रखी उन्होंने और उस कारणवश वो तीनों के तीनों रिटायर होने वाले थे, अब वो तीनों रिटायर हो जाते, कंपनी डायरेक्टर लेस हो जाती, या कंपनी अगर एक डायरेक्टर रिटायर होगा वापस कंपनी को स्टैट्यूटरी मिनिमम के बिलो हो जाता, फिर वापस बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट एंड अदर थिंग्स। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अंबिका टी कंपनी में जज ने क्लियर किया कि भाई यार एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में बॉस कंटिन्यू द डायरेक्टर जब तक आपका AGM नहीं होता। बट इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि आपका AGM पर, ये केस टू केस है। मैंने क्या बोला? ओके देखो आप समझने की कोशिश करो, yesterday we discussed for exceptional circumstances we have a case studies,
सर ऐसा हुआ तो क्या करना, केस स्टडी आया, ऐसा हुआ तो क्या क्या करना, केस स्टडी हुआ। तो मैंने आपको कल बताया था ऐसा होगा कि बहुत बार एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आएंगे और केस स्टडी पिक्चर में आते जाएंगे। तो ये केस स्टडी को आपको कब यूज करना है, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट दिस अंबिका टी कंपनी केस स्टडी इन योर एग्जामिनेशन ओनली इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स। ओके ऐसे क्वेश्चन में आप मत लिख देना कल वाला आंसर सर इफ बिलो मिनिमम गया, एक काम करते हैं बिलो मिनिमम जाने दो, फिर उनको जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अरे ऐसे मत करना मालिक। ओके तो इस ऐसे तरह के क्वेश्चन में आपने पहले ये लिखना होगा कि भाई डायरेक्टर रिटायर होंगे ही। बी आर कुंद्रा केस स्टडी बोल रहा है कि रिटायर होंगे, अगर एजीएम जिस दिन पे होनी चाहिए थी, डायरेक्टर विल रिटायर ओनली। ओके बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस लाइक दिस, अब डायरेक्टर हो जाते तो डायरेक्टर लेस कंपनी हो जाती या मिनिमम के नीचे हो जाता तो बिजनेस ट्रांजैक्ट करना मुश्किल हो जाता। सो इन दैट केस ये रिटायरिंग डायरेक्टर जब तक एजीएम नहीं आता तब तक कंटिन्यू कर सकता है। Yes, yes, yes. Except, therefore, I used. Vandana is asking whether this Ambika Tea Company is used only when below statutory minimum. Answer is yes. Therefore, I use the word exceptional circumstances. And what is an exceptional circumstances? Below statutory minimum. Below statutory minimum. Therefore, I told you, if this kind of question comes in examination, then only you will give the zikr. You will give the zikr. क्या बोल रहा हूँ माँ कसम बेवड़ा मार लिया मैंने भी। I will give the reference of Ambika Tea Company. Else you will not give the reference of Ambika Tea Company in general cases. अगर if you get a case study like this in examination, okay, if this case study comes, which case study you will discuss? अगर ये केस आता है तो विच केस स्टडी यू विल डिस्कस, बी आर कुंद्रा। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, ये ब्लैक वाला फ्लड आरओसी, यू विल गिव बी आर कुंद्रा। लेकिन यहां पर आप बोलोगे एजीएम आउट टू बी हेल्ड इज 15/12 नाउ बिकॉज ऑफ आरओसी अप्रूवल। बी आर कुंद्रा इज ए लैंडमार्क, बी आर कुंद्रा case is a landmark, but okay while using the answer you need to understand this one. Okay, only in this case you will use the Ambika Tea Company. I do think पक्का क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो नाउ माय 152.6 इज कंप्लीट। दिस इज ओनली वन सबसेक्शन मालिक, 152 सबसेक्शन। ये भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि एक्सेप्शन बताया नहीं मैंने अभी तक। मां कसम 152.6 आप समझे, अभी 152.6 मैंने पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मतलब आप इमेजिन करो ओके कितना पेशेंटली इसको एक 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 चीज समझनी पड़ेगी। और ये इसका जो प्रोसीजर है, अभी प्रोसीजर मैं लिखते जाऊंगा ना तो नाउ यू विल बी गेटिंग थिंग्स क्लियर। तो इसमें मैंने उल्टा मैकेनिज्म यूज किया, इसमें मैंने प्रैक्टिकल पहले समझाया और अब थियोरेटिकल आंसर अपडेट कर रहा हूं। So this is how the things goes ahead. Okay, मेरे ख्याल से now the things are clear at your end. Okay, and now we are left only with an exception or exemption. यानी ये section किसको applicable नहीं है, ये point किसको applicable नहीं है. Okay, we'll discuss that one. Okay, वो discuss करेंगे मालिक, but before that, okay, any doubt till here? Any doubt है तो मेरे को बता दो। तो फिर मैं 152.6 के कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को बता देना, बिकॉज अभी जो भी रहा तो यू जस्ट मैसेज मी व्हाट्सएप मी, आई विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट, बिकॉज आई डू थिंक आई टुक इनफ टाइम अपने लिए। ऑलमोस्ट अपन ने इसको 1.5 आवर्स 152.6 पे पूरा स्पेंड किया, एक एक चीज धीरे धीरे समझी। एंड आई डू थिंक नाउ यू आर हैविंग ए कंट्रोल विथ मल्टीपल एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीनशीट से भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे और मतलब मल्टीपल चीजें का कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा मालिक। So let's discuss theoretically and exemption क्या है क्या नहीं है। Okay, तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या बोला 152.6 में, 152.6A में आपने जो सबसे पहला पॉइंट बोला, ओके, दैट इज अनलेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइन, सारे डायरेक्टर मतलब आर्टिकल्स में लिख सकते हो आप ऑल डायरेक्टर्स में रिटायर और ऑल डायरेक्टर्स में भी रोटेशनल डायरेक्टर्स। ओके, अनलेस एंड अनटिल आर्टिकल्स में डिफाइन नहीं है तब तक every AGM I am telling, every AGM will have not less than 2/3 of director which will be determined as rotational directors, Okay, B, very important point, B, okay, in this case the remaining director of any such company, यानी जो भी ये कंपनी होगी, any director of such company subject to any regulation, okay, यहां पर जो भी डायरेक्टर होंगे वो सब जनरल मीटिंग के डायरेक्टर अपॉइंटेड किए जाएंगे। ओके, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, जो 152.6.7 में आएंगे, ओके, ऑल डायरेक्टर जो रोटेशनल नॉन रोटेशनल हो वो जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट कवर किए जाएंगे। ओके, एंड मैं आपको बता रहा हूं, ओके, व्हाट इज अ मेजर क्रंच विच विल बी कमिंग इन लेटर पॉइंट, मतलब लेटर इसमें आपको ये समझना जरूरी है, यानी 152.6.7 में आने वाले बंदे कौन होने चाहिए। ओके, यू कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू 152.6.7 अनलेस एंड अनटिल योर अपॉइंटमेंट इज डन इन जनरल मीटिंग। ओके, अगर आपका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ है 149.1 में, यस 149.1 इज मैक्सिमम लिमिट मालिक।
ओके, वन क्वेश्चन कम्स, ये भी क्वेश्चन ठीक है, मैं जैसे क्वेश्चन डिस्कस करूँ। निपुण ने क्वेश्चन पूछा, सर क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर वो 149(1) में आएंगे? यस यस यस, ये सिर्फ 152(6) के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हम लोग, 152(6) के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आपको ये समझना जरूरी है। ओके, कोरम में भी कैलकुलेट होगा, कोरम में डिस्कस करेंगे अपन क्या बात है, कोरम का पॉइंट है, तो आपको हर जगह ऐसे ध्यान रखना होगा। यहां पर खाली इस सेक्शन के लिए डिस्कशन नहीं हो रहा उन दोनों का। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लॉजिक क्लियर है ना, उनको रोटेशनल नॉन रोटेशनल। मेरे को बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसका 5 साल का टेन्योर है, क्या दोगे आप, रोटेशनल या नॉन रोटेशनल? आप स्टेटस बताओ मेरे को। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मेरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन में जो मैं परसों पढ़ाऊंगा उसमें लिखा होगा दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 5 years। नाउ यू टेल मी, अब 5 years है, वेदर इट शुड बी रोटेशनल और नॉन रोटेशनल मालिक? 5 years it will be rotational or non-rotational, cannot define. Nominee director can be having any tenure depending on law and agreement, so we cannot fit into this, but their appointments, मालिक आप ध्यान में रखो, उनका ऐसा हो सकता है कि अपॉइंटमेंट है, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए इन लोग ने डायरेक्टली निकाला हुआ है सेक्शन से, पर दूसरे सेक्शन थोड़ा निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 के ऊपर, मतलब आपको ये समझना होगा, जो जनरल मीटिंग अपॉइंटमेंट है, जो आपका 1 2 3 है, वो सब में काउंट करेगा, सब में काउंट होगा मालिक। Mayuresh is asking a question. In B.R. Kundra case, if B.R. Kundra case, B.R. SR नहीं है, वो SR Kundra नहीं है, B.R. Kundra है। B.R. Kundra case, अगर AOA में लिखा है all directors to retire, what will be the conclusion? Malik, then it is not B.R. Kundra case. Okay, please understand the logic. Okay, how it can be a B.R. Kundra case? What I told you, okay, if article में लिखा है all directors should retire, it is an exceptional, then you will be applying Ambika Tea Company. वन 168(3) के बाद भी 152(6) लगेगा क्या? 168(3) के बाद ओके भाई, सीजी एंड अदर थिंग्स, वो कॉन्सेप्ट मिक्स मत करो, अभी उसको इंटीग्रेट मत करो। वो तो भाई डायरेक्टर लेस हुआ तो वापस अपॉइंटमेंट होगा, वो अलग मैकेनिज्म है। तो जब अपॉइंटमेंट होगा मालिक, ओके जरा आगो मैं मिक्स हो जाएगा, फिर मैं मल्टीपल, मतलब दूसरों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो टेंशन मतलब मैं सॉल्व कर दूंगा तेरा ये क्वेरी, ये सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, दूसरे कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है मालिक, तो अगर आप क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हो कि B.R. कुंद्रा के केस में अगर ऑल डायरेक्टर्स विल रिटायर, ओके तो सर इस केस में क्या होगा? देन इट इज नॉट ए B.R. कुंद्रा ना मालिक, इट इज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। आपको मालूम है कि 1 से भाई यार स्टैट्यूटरी मिनिमम के नीचे जाने वाला है, तो भाई अंबिका टी कंपनी आ जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये लोग बोलते हैं ओके ये रहेगा, ओके जनरल मीटिंग मेरे ख्याल से क्लियर। सो आई एम कंटिन्यूइंग मालिक। सी पॉइंट बोलता है ओके एट द फर्स्ट AGM, कान खुले, एट द फर्स्ट AGM ऑफ पब्लिक कंपनी, एवरीबडी हियर, क्योंकि ये नया पॉइंट आएगा आपके लिए। एट द फर्स्ट ऑफ AGM ऑफ पब्लिक कंपनी हेल्ड आफ्टर द जनरल मीटिंग इन विच फर्स्ट डायरेक्टर वर अपॉइंटेड, and okay at every subsequent AGM अपने को लिखना बहुत जरूरी होता है, तब जाके वो वर्डिंग्स और ध्यान रहता है मालिक। सब्सिक्वेंट AGM, ओके अब एकदम क्लियर है। 1/3 डायरेक्टर और 1/3 रोटेशनल डायरेक्टर will retire, and if it is 0.33 okay पहले वाला लो, if it is 0.67 आगे वाला लो, okay if it is 0.33 पहले वाला लो, if it is 0.67 आगे वाला लो। देखो मैंने क्या बोला हुआ है, at the first AGM of public company held after the general meeting in which first director were appointed, if you remember EGM कल वाला अपन ने डिस्कस किया था, at first AGM of public company held after the general meeting in which first director were appointed and at every subsequent AGM, यानी हर AGM में, यानी पहला AGM जब फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुए, फर्स्ट डायरेक्टर 2 वे से अपॉइंट हो सकते हैं, एक तो पहला है जो फर्स्ट डायरेक्टर बन के आए हैं, और दूसरा है जो अगर डीम थे और डीम से में से हमने उसको EGM लाया और EGM में हमने उसको डायरेक्टर बनाया,
तो आपके आइदर ऑफ इट, ओके, ये क्लैरिफिकेशन क्लियर कर दिया हुआ है कि जो भी आपका फर्स्ट डायरेक्टर है ये डीम्ड होके फिर डायरेक्टर बन रहा है और फिर बाद में इधर आ रहा है, तो भाई उसके साथ क्या होगा, जो आपके रोटेशनल डायरेक्टर हुए थे कैलकुलेशन में, उसमें से 1/3 यहां पर 1/3, ओके, जो रोटेशनल है वो रिटायर होंगे, और अगर 0.33 है तो पीछे जाएगा, 0.67 है तो आगे जाएगा। दैट्स इट, ओके। यानी अगर ये आपको समझ में आया तो काम खत्म हो गया। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस, 1/3 को मल्टीप्लाई करना। लेकिन इसमें एक वर्थ पॉइंट नोट करने का है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडेंटिफाइड दिस पॉइंट, ओके, द लॉजिक इज वेरी क्लियर. The logic is very clear of this point. What is main point in this particular subsection? Okay, sorry, clause. The main point is, if you identify, this is the main point, Malik. यानी आपको क्या समझ में आ रहा है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस बिफोर द ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, वॉट एवर वी डिस्कस बिफोर द ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू विच कंपनीज, it is applicable only to which companies, public company. yani you need to understand, okay, it is not applicable to private company. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी में रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, इसका मैं पूरा अपडेट 152(6) में लिखूंगा बाद में, क्योंकि और एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन से आए होंगे। ये तो डायरेक्टली सेक्शन से समझ में आ रहा है कि प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, ये एग्जामिनेशन दिया गया नहीं है, लेकिन सेक्शन ने लिखते वक्त लिखा है कि एट द फर्स्ट एजीएम ऑफ पब्लिक कंपनी ऐसा होगा, एट द एजीएम ऑफ पब्लिक कंपनी रिटायरिंग होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, ओके, प्राइवेट को ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में ये आपने जो कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन का लेना देना नहीं है। करना है तो कर सकते हो, करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कंपल्शन नहीं है। यानी प्राइवेट कंपनी में, ओके, उनको रिटायरिंग करना है, उनको परमानेंट डायरेक्टर रखने हैं, उनको लगता है कि सारे के सारे नॉन रोटेशनल होने चाहिए, लेट देम डिसाइड. Let them decide. There is no concept of retiring and non-retiring in case of private company. I do think you understood. This is not notification given, but this is out of the box. This is out of the section, out of the clause. Clause की वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। क्लॉज, क्योंकि क्लॉज क्या बोल रहा है, ये एप्लीकेबल किसको रहेगा, पब्लिक कंपनी को। तो उससे मुझे समझ में क्या आया, ओके यार, ये इसमें प्राइवेट कंपनी निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका सी वाला पॉइंट, सी वाला क्लॉज जो आपको डिस्कस करना है। ओके, उसके बाद अपन और एक कॉन्सेप्ट जाते हैं, याद रखिए। हाँ, इसमें और एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया, सी वाले में मेरे को पता है और एक क्या बताया था मैंने। ऐसा हो सकता है, कैन एओए डिफाइन ऑल डायरेक्टर्स कैन बी रिटायरिंग, आंसर इज यस। लेकिन याद रखना, जब उनको ऑल डायरेक्टर्स कैन बी रिटायरिंग बताना है तो उनको ऑल डायरेक्टर्स रोटेशनल होने जरूरी है। जब तक वो ऑल डायरेक्टर्स रोटेशनल नहीं रखेंगे, ऑल डायरेक्टर्स आर रोटेशनल, जब तक ऑल डायरेक्टर रोटेशनल नहीं रखेंगे तो रिटायरिंग कैसे रह गया मालिक। तो इसीलिए याद रखना, प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शनल है, मतलब प्राइवेट कंपनी के ऊपर है, कंपल्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी ने कंप्लायंस नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, प्राइवेट कंपनी ने किया तो भी कोई इशू नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। यह मैकेनिज्म सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, जिसमें पब्लिक लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। ये हो गया आपका सी वाला पॉइंट, यानी आपको समझना है। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है मालिक। उसके बाद डी वाला पॉइंट, अगर आपको याद है तो आईडी को निकालना है, ई वाला पॉइंट एनडी को निकालना है। एंड आई विश वेरी मच क्लियर। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट मतलब ये सारे जो डायरेक्टर्स है वो जनरल मीटिंग के अपॉइंटेड डायरेक्टर्स है मालिक। ये जो मैंने आपको कल बताया ये है मालिक, वो ये 152(6)(7) में जाने के लिए, ओके, या तो इधर से आएंगे नहीं तो इधर से आएंगे। ओके, जो आपके बैलेंस डायरेक्टर्स है, जो आपके 1/3 जो पोर्शन है, ये सब जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स है। बी वाला पॉइंट समझ में आया, बी वाला पॉइंट, यानी जो डायरेक्टर्स है आपके 1/3 नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है, ये सब नॉन रोटेशनल जो जनरल मीटिंग वाले डायरेक्टर्स है ना, वो होने चाहिए मालिक। जनरल मीटिंग वाले डायरेक्टर्स है ये सारे के सारे कैटेगरी वाले डायरेक्टर्स, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके, तो डी वाला आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एनडी मतलब नॉमिनी डायरेक्टर, इनको इंक्लूड नहीं करना है टोटल में। अब मैं ये इधर लिख नहीं रहा हूं, तो ये आपको ऑलरेडी डिफाइंड हो गया मालिक, इट्स एट देयर डिस्क्रिप्शन। एओए का बोल रहे हो क्या आप मयूरी जी?
मयूरी जी आपने खाली लिखा है इट्स एट देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हो या एओ की बात कर रहे हो, जिसका भी है सब अपनी डिस्क्रिप्शन पे, प्राइवेट कंपनी अपनी डिस्क्रिप्शन, प्राइवेट कंपनी मैं बता रहा हूँ। ओके देखिए लॉजिक सिंपल है यार, इन्वेस्टर्स बहुत छोटे होते हैं प्राइवेट कंपनी में, इन्वेस्टर्स आपस के होते हैं, तो लेट देम डिसाइड, उनको परमानेंट रखना है, काय के लिए ये मैकेनिज्म करना है, ये कॉस्टली मैकेनिज्म है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि जनरल मीटिंग में ये डिस्कशन मल्टीपल होता है, ये डिस्कशन का अल्टीमेट मैकेनिज्म ये है कि भाई यार ओके नेक्स्ट इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में क्या है, डायरेक्टर अपनी खुद अपॉइंट करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वही यूजुअली डायरेक्टर्स होते हैं, तो ज्यादा हेडेक नहीं होता है प्राइवेट कंपनी में। ओके तो मेरे ख्याल से आईडी एनडी कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक आप सबके लिए, एवरीबडी? ओके तो मेरे ख्याल से इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला पॉइंट एफ, ओके लॉन्गेस्ट पीरियड वाला ओके रिजाइन रिटायर, सेम टाइम अपॉइंटमेंट हुआ है, तो भाई ओके क्या होगा? म्यूचुअल और लॉट्स। मेरे ख्याल से डन मालिक? यस मालिक। मयूरी होल 152(6) इज नॉट एप्लीकेबल, रीजन सिंपल है, 152(6) इज बेसिकली यहां पर क्या बोला है, एट द एजीएम ऑफ पब्लिक कंपनी। तो अगर रिटायरिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो रोटेशनल करके क्या फायदा होगा? मेरे को बताओ आपने रोटेशनल नॉन रोटेशनल क्यों डिवाइड किया मालिक? देखो व्हाई वी आर डिवाइडिंग इन रोटेशनल नॉन रोटेशनल, प्लीज explain why you are dividing rotational non-rotational. The reason is simple, because you want rotational and उसमें से retiring. अगर मैं बोल रहा हूं रिटायरिंग कॉन्सेप्ट इज नहीं एप्लीकेबल है, रिटायरिंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। इट मींस व्हाई प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिवाइड इनटू रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल, बिकॉज़ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरिंग कॉन्सेप्ट। तो लेट प्राइवेट कंपनी एट देयर ओन डिस्क्रिप्शन डिसाइड दिस थिंग। तो इन शॉर्ट पूरा 152(6) इज नथिंग टू डू विद प्राइवेट कंपनी, ये पूरा 152(6), मैं वापस बोल रहा हूं 152(6) की बात की मैंने, 152 ऊपर वाले सब एप्लीकेबल है, ये सब एप्लीकेबल है जो अपने सुबह डिस्कस किए। 152(6) इज नॉट एप्लीकेबल, खत्म। वापस मैं बोल रहा हूं नॉट एप्लीकेबल मतलब ऐसा नहीं बोला कि एप्लीकेबल ही नहीं है, उन्होंने ये बोला ये पब्लिक कंपनी को फॉलो करना है। व्हाट डज दिस इंप्लाई? प्राइवेट कंपनी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जब मैं बोलूंगा नॉट एप्लीकेबल ना तो करना ही नहीं आपने, मैं बोलूंगा ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, ओके तो इसका मतलब करना ही नहीं है। मैंने लिखा है नॉट एप्लीकेबल, पर मैंने कंटेक्स्ट कैसे बताया आपको, मैं हर चीज कैसे सिखा रहा हूं ये मैं बता रहा हूं। मालिक एवरी क्लियर? ओके ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंटेक्स्ट वैसे सिखा रहा हूं, तो आपको समझना है कि पब्लिक कंपनी लिखा है तो उसकी वजह से अपन ने ऐसा कंक्लूड किया है कि प्राइवेट कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से काम करेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में, नॉमिनेट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में, यही तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, एंड दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो। आफ्टर द ब्रेक जो चालू किया मैंने यही निकाला, यही समझाया मालिक। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओके नॉमिनेट डायरेक्टर, नथिंग आई एक्सप्लेन्ड हियर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनेट डायरेक्टर में कुछ इधर एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ब्रेक के बाद इमीडिएटली इधर समझाया मालिक, ये समझाया मैंने आपको ये मैंने आपको समझा दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसलिए मैंने इधर कुछ लिखा नहीं है मालिक, मैंने खाली बोला कि कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करोगे, तो क्रॉस मार्क के मारा मतलब कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। एफ वाला पॉइंट मैंने बोला जो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा वो रिटायर होगा, ओके और जिसका सेम टाइम अपॉइंटमेंट है म्यूचुअल से होगा, ओके या ये लॉट से होगा, ठीक है मालिक। ओके नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट विल हैपन इन एजीएम, मेरे को बताइए एजीएम में, ये भी मैं आपको ब्रेक के पहले समझा चुका हूं, एजीएम में 3 चीजें होगी मालिक, 3 चीजें क्या होगी? आइदर रिटायरिंग डायरेक्टर विल बी रीअपॉइंटेड, दूसरा द नेक्स्ट पॉइंट टेल मी, दूसरा क्या हो सकता है? सम अदर आर अपॉइंटेड और नो बडी इज अपॉइंटेड, नो बॉडी हो जाएगा ये, नो बडी इज अपॉइंटेड, याद आया मालिक? यस ऑप्शनल हो गया प्राइवेट के लिए, मेरे ख्याल से मालिक याद आ गया, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया एजीएम का, दिस इज आई हैव डिस्कस एवरीथिंग, आपका एक भी पॉइंट पेंडिंग नहीं मालिक इसमें से, अगर आप पूरा अब भी आप जो भी पढ़ने जाओगे आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई, ओके एजीएम में हो जाएगा। ओके अब मेरे को बताओ उसके बाद मैंने क्या बोला? जीएफ एजीएम डेट they will retire which is out
to be out, AGM date which is out to be held. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, आउट टू बी हेल्ड. ओके, ये कॉन्सेप्ट में मैंने आपको दो केस स्टडी बताया. दो केस स्टडी के नाम क्या था बेटा? वन वाज BR कुंद्रा और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अंबिका टी कंपनी. Malik, done. 150 to 6 over. Except now one exemption which has been given by notification. Screen पे देख लीजिए. This is complete 150 to 6 Malik. And 157 एक मतलब next एक 5-7 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है मतलब. लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो then I can go on 150 to 7. The last portion for the day Malik. Everybody clear? H is GH sorry. Oh man, thanks man, thanks Raghav. तो मेरे ख्याल से क्लियर है इधर तक एवरीबडी? तो क्लियर है. तो और एक छोटा सा एग्जम्पशन अपडेट कर देता हूं. Done. Okay, so now we have already understood. Now one more exemption is there, but that exemption is given to 150 to 6 and 7 together. 150 to 6 and 7 together. That exemption is given 150 to 6 and 7 together. So first I'll be discussing 150 to 7 and then we'll discuss that one exemption. That's it. Okay, but this 150 to 6 is not applicable to private company. ये तो आपको मैं समझ आ चुका हूं. Okay, इसको बाद में कंबाइन करते हैं. अब आते हैं 150 to 7 पे मालिक. मैं इधर ही डिस्कस कर रहा हूं 150 to 7 नीचे ही. ओके, सबका ध्यान इधर. 150 to 7. My question is, sir, what if in AGM आज AGM थी सर. डेट क्या थी AGM की? ये AGM की अपनी डेट क्या थी? 15 सितंबर या आज जो भी डेट है, आज AGM था. आज AGM था सर. आज AGM था सर. व्हाट इफ आज डिस्कशन, आज सुबह AGM चालू हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस हुए, ओके, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट डिस्कस हुआ, ओके, ये डिस्कस हुआ, फलाना डिस्कस हुआ, ढिमका डिस्कस हुआ. नाउ हमने डिस्कस किया कि ABC रिटायर हो रहे हैं. ओके, व्हाट शुड बी डन? ओके, सब लोग ऐसे करने लगे. AGM में होता है मालिक. AGM में इट हैपेंस लाइक दिस. ओ मेंबर बोले थक गए, अभी नाश्ता वाश्ता करके खाना खा के निकल जाएंगे. मेंबर बोले आज नहीं. अब मेरे को बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में AGM विल बी एडजर्न्ड होगी मालिक. एडजर्न्ड होके कौन से केस में जाएगी? इट विल बी हैपनिंग इन नेक्स्ट वीक. ओके, सेम टाइम सेम प्लेस. एंड इफ इट इज ए नेशनल हॉलीडे, द नेक्स्ट डे, इमीडिएटली नेक्स्ट डे. AGM के लिए नेशनल हॉलीडे, ध्यान रखना. EGM जो भी रहेगा, नेशनल हॉलीडे के कॉन्सेप्ट होते हैं एडजर्न के लिए. बोर्ड मीटिंग में कॉन्सेप्ट नहीं होएगा. चैप्टर 2 में जाने के बाद नेशनल हॉलीडे पिक्चर में घुसेड़ना मत. नेशनल हॉलीडे इज एप्लीकेबल टू, ओके, नॉट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेशनल हॉलीडे इज एप्लीकेबल टू फॉर शेयर होल्डर्स, बट फॉर बोर्ड वो कॉन्सेप्ट नहीं देगा. तो अभी के लिए समझ लो, अगर AGM हुई और उसके अंदर ये डिस्कशन नहीं हुआ. सर क्या डिस्कशन नहीं हुआ? ये 3 डिस्कशन नहीं हुए. कौन से 3? ये 3 स्क्रीन पे देखो. G वाला पॉइंट डिस्कशन में नहीं आया AGM में. ओके, ना उन्होंने रिटायरिंग को अपॉइंट किया, ना रिटायरिंग को रीअपॉइंट किया, ना किसी और को अपॉइंट किया, या किसी ऐसा एक्सप्रेसली नहीं बोला है कि हमको अपॉइंट ही नहीं करना, ऐसा बोला ही नहीं AGM में. तो AGM क्या होगी? एडजर्न्ड होगी. कान खुले सबके. ओके, एडजर्न्ड होगी. कब एडजर्न्ड होगी? नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस. एंड इफ इट इज अ नेशनल हॉलीडे, नेक्स्ट डे, इमीडिएटली नेक्स्ट डे. अब क्वेश्चन ये है, तो ठीक है सर, तो फिर एडजर्न AGM में क्या होगा मालिक? एडजर्न AGM में भी ये 3 में से कोई तो एक चीज होगी. अगर एडजर्न AGM में भी 3 में से एक चीज हो गई तो स्टोरी खत्म. मेरा डिस्कशन ही नहीं आता था. 150 to 7 आता ही नहीं था मालिक. 150 to 7 आता ही नहीं था. 150 to 7 कब आया? 150 to 7 कब आया? 150 to 7 जब आया जब आपका एडजर्न्ड AGM में भी
एडजर्न्ड एजीएम में भी, एडजर्न्ड एजीएम में भी वो 3 चीजों का डिस्कशन नहीं हुआ, यानी आपने रीअपॉइंटमेंट पे डिस्कशन नहीं किया, रीअपॉइंटमेंट पे डिस्कशन नहीं किया, आपने न्यू अपॉइंटमेंट पे डिस्कशन नहीं किया, ओके, और आपने एक्सप्रेसली ये डिस्कस नहीं किया, एक्सप्रेसली ये डिस्कस नहीं किया कि भाई नो अपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल से सब लोग क्लियर है, नो अपॉइंटमेंट, सब लोग क्लियर है, नो अपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा है कि एक बार मेरे को बता दो, क्योंकि ये थोड़े से ना मेरे को है ना थोड़ा सा सेंसिटिव 152.6 को लेकर 161 को लेकर मैं सेंसिटिव रहूंगा थोड़ा सा। सो मैं आई जस्ट वांट दैट दिस शुड बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड मालिक। ओके, तो आपको समझ में आ गया, यानी 152.7 पिक्चर में कब आएगा? 152.7 बोलता है अगर एडजर्न्ड एजीएम में भी ये तीनों चीजें डिस्कस नहीं हुई तो क्या? हाँ परफेक्ट बॉस, यही मेरे को समझाना है। ये तीनों डिस्कशन नहीं हुए तो क्या होगा? ये 152.7 है। अगर 3 में से एक भी डिस्कशन या तो एजीएम में हो गया, एडजर्न्ड एजीएम में हो गया, 152.7 इज नॉट एप्लीकेबल। 152.7 is applicable even in adjourned AGM if these 3 things are not discussed. Okay, please do understand. Okay, 152.7 says, it says there is a deemed reappointment. There is a deemed reappointment of retiring directors. There is a deemed reappointment of retiring directors. I do think you are coming in picture with me. Okay, you are understanding that अगर ये 3 नहीं हुआ तो सेक्शन 152.7 बोलता है जो रिटायरिंग डायरेक्टर है हम डीम्ड रीअपॉइंट करेंगे, हम मानेंगे कि ये डीम रीअपॉइंटेड है, हम मानेंगे कि ये डीम्ड रीअपॉइंटेड है अनलेस 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 मां कसम, मतलब इसमें भी कांड है, अनलेस ये 5 चीजों में से एक चीजें ना हुई हो, ये 5 चीजों में से एक चीजें ना हुई हो मालिक, 5 चीजों में से एक चीजें ना हुई हो। अगर ये 5 चीजों में से, अरे आउट टू बी हेल्ड है इधर, गरिमा जी मां कसम यार, मां कसम मार डालो मेरे को मार डालो, जहर दे दो मेरे को ये चाय में। ए प्रमोद कल जहर लेके आ रहे, ये चाय में जहर डाल दो मेरे, मार डालो। अरे खुद ही मार लेता हूं, 3rd फ्लोर है। ओके साला टूट जाएगा मेरा हड्डी वड्डी, कुछ तो टूटेगा मालिक। अरे गरिमा जी मैं क्या बोल रहा हूं मैडम मैंने क्लियरली बोला अगर एजीएम आउट टू बी हेल्ड है और आपने एजीएम नहीं रखा तब आपको बीआर कुंद्रा लगाना है। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एजीएम हुई है, एजीएम में डिस्कशन नहीं हुआ है। आप दोनों केस कैसे मिक्स कर सकते हो मैडम? एक में एजीएम ही नहीं हुई है और एक में एजीएम हुई है और डिस्कशन नहीं हुआ है, मेंबर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और एडजर्न्ड एजीएम में भी मेंबर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दोनों केस अलग अलग है मालिक। 152.6 का लास्ट केस बीआर कुंद्रा, और ये बहुत अलग केस है कि एजीएम रखना चाहिए था, रखा ही नहीं इन्होंने। और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एजीएम है लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ, पंचायती फलाना ढिमका डिस्कशन हो गया लेकिन इन 3 चीज के ऊपर नहीं डिस्कशन हुआ। फिर एडजर्न्ड हुई और एडजर्न्ड में भी डिस्कशन नहीं हुआ मालिक। ओके मालिक समझ में, आई डू थिंक प्लीज अंडरस्टूड। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अगर ऐसा अपन मिक्स मैच करेंगे तो मालिक ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए अपन से। ओके दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ओके अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एडजर्न्ड एजीएम में, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके प्लीज अंडरस्टैंड। ओके फटाफट एडजर्न्ड एजीएम में भी अगर ये तीनों का डिस्कशन नहीं हुआ, ये 3 डिस्कशन नहीं हुए मालिक, ये 3 के डिस्कशन नहीं हुए मालिक, तो ओके जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो डीम्ड रीअपॉइंटेड होंगे। आउट टू बी हेल्ड है तो रिटायर होने ही होने, वो डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं है। ये कब होगा? जब एजीएम होगा और एजीएम में डिस्कशन नहीं हुआ। ओके अब एजीएम में मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक, एजीएम में डिस्कशन नहीं हुआ। अब ये बोलते हैं डीम रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर होगा एक्सेप्ट 5। अगर ये 5 में से कोई भी एक सर्कमस्टेंसेस हुआ है, अगर ये 5 में से एक भी चीज हुई है तो डीम रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। अगर ये 5 में से एक भी चीज हुई है ओके तो डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा मालिक। ओके तो 5 चीजें कौन सी? सबका ध्यान स्क्रीन पे। पहली चीज, हमने ये रीअपॉइंटमेंट के लिए रिजोल्यूशन डाला था और रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया। रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट हमने डाला था, रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट हमने डाला था और रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया।
कुछ समझ में आया? यानी ये मीटिंग में ऐसा डिस्कस हुआ था, एबीसी जो रिटायर हो रहे हैं, क्या उनको ए रिटायर हो रहा है, उसको रीअपॉइंट करना है। क्या बोल रहे हो, क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलते हो मालिक, रिटायर अपॉइंट करना चाहिए क्या? आपने बोला नहीं नहीं नहीं, ओआर पास ही नहीं हुआ, ओआर पास ही नहीं हुआ, ओआर हुआ ही नहीं, ओआर रिजोल्यूशन हुआ ही नहीं। तो अगर रिजोल्यूशन डाला गया था फॉर रीअपॉइंटमेंट और वो अगर लॉस्ट हुआ, मीटिंग में लॉस्ट हुआ, वो डायरेक्टर डीम रीअपॉइंटेड नहीं होगा। यानी इन शॉर्ट आपको समझना, वो डायरेक्टर गया, उसके ऊपर का फेथ हट चुका है, उसके ऊपर का फेथ हट चुका है। दूसरा, डायरेक्टर प्रोवाइडिंग हिज अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू, यानी डायरेक्टर ने बोल दिया मेरे को नहीं कंटिन्यू करना है, मेरे को नहीं कंटिन्यू करना है कंपनी के अंदर। ओके, अनविलिंगनेस, ओके, डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तीसरा, डायरेक्टर बिकम डिस्क्वालीफाइड, कुछ कारणवश डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो रहा है। जो मैंने आपको बोला था आज सुबह, कंसेंट देना था, कंसेंट के पहले डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट था। ओके, डिस्क्लेमर देते थे अपन, डिस्क्लेमर मतलब एक डिक्लेरेशन देते थे, उसमें हम लोग डिस्क्वालीफाइड है। अगर डिस्क्वालीफाइड है तो डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा मालिक। चौथा, ओके, अगर एक्ट बोलता है कि अपॉइंटमेंट के लिए इसके ओआर या एसआर चाहिए, ओके, अगर एक्ट बोलता है ये अपॉइंटमेंट में या इसके अपॉइंटमेंट के लिए ओआर या एसआर चाहिए, ओके, तो इस केस में डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्ट ने बोला इसके अपॉइंटमेंट के लिए ओआर या एसआर चाहिए ही चाहिए। सर इसका एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल अपन थोड़े दिनों के बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि एक्ट बोलता है ओआर एसआर चाहिए, अभी यहां पर ना ओआर मिला ना एसआर मिला, खत्म स्टोरी, डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा मालिक, ओआरएसआर चाहिए। एंड ओके, और एक है, अगर डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए थे वो सेक्शन 162 के हिसाब से हुए हैं, सेक्शन 162 के हिसाब से हुए हैं, तो डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सर सेक्शन 162 के हिसाब से क्या है? ओके, मैं आज जस्ट एक छोटा सा जिस्ट बता रहा हूं, लेकिन ये 2 दिन के बाद डिस्कशन में आएगा। ओके, 2 दिन मतलब 3 दिन के बाद, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म होगा उसके बाद आएगा। 162 क्या है? यूजुअली जनरल मीटिंग में जो अपॉइंटमेंट होने चाहिए, ओके, एग्जांपल ए, ओके, ए को अपॉइंट करना है, हाँ या ना बोलिए, फिर होगा। फिर बी को अपॉइंट करना है, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। सी को अपॉइंट करना है, हाँ या ना बोलिए। ऐसा कभी नहीं होगा, ए बी सी तीनों को अपॉइंट करना है। इन शॉर्ट, अगर आपने लॉ लिया तो आपको ऑडिट लेना होगा, यानी ए लिया है तो आपको बी लेना ही होगा, सी लेना ही होगा। ओके, अगर आप ए को हाँ बोलोगे तो डीम्ड है। ये होता है सिंगल रिजोल्यूशन से, हमने 2 डायरेक्टर या 2 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट किए और जो अभी निकल रहा है उसमें से एक है। यानी ये डायरेक्टर जब अपॉइंट किया गया था, यानी जो डायरेक्टर निकल रहा है, ओके, चार्ट फुली विजिबल छोड़ दीजिए थोड़े आप, मालिक समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो डायरेक्टर निकल रहा है, सेक्शन 162 की बात बता रहा हूं, जो डायरेक्टर निकल रहा है, इसको याद रखिए सिंगल रिजोल्यूशन, तो और इजी होगा सिंगल रिजोल्यूशन से। ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, ओके, ये और 2-3 डायरेक्टर के साथ में एक साथ में अपॉइंट किया गया था, यानी हमारा वोट ए के लिए था, लेकिन ये सी साथ में लेना पड़ा। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप अमित तादर को ले रहे हो तो अमित तादर के साले को भी लेना पड़ेगा भाई, ब्रदर इन लॉ, अपना साला कांड है अपना, ओके, साले को भी साथ में लेना होगा। लेकिन आपको अमित तादर चाहिए, लेकिन साला नहीं चाहिए भाई, नहीं, आपको मालूम है कि अमित तादर तोड़ इफेक्टिव है, लेकिन नहीं है। तो एक बार आपने ले लिया, जब अगली बार रोटेशनल में मेरा साला घुसा, तो रोटेशनल में जब मीटिंग में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, उसके बाद एडजर्न मीटिंग में भी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, अब क्वेश्चन है क्या वो साला, मेरा साला, वो डीम रीअपॉइंटमेंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो अमित और मेरा साला ये दोनों कंबाइन होकर अपॉइंटमेंट किए गए थे। तो डीम रीअपॉइंटमेंट, ओके, 5 केसेस में नहीं होगा मालिक, डीम रीअपॉइंटमेंट 5 केसेस में नहीं होगा। आप समझे क्या पॉइंट? आप ये 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 152-7 और 152-7 ओवर, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। पहला, 152-7 एक्टिव कब होगा? जब एडजर्न मीटिंग में भी ये 3 डिस्कशन नहीं हुए, एकदम ऊपर लिखे ना ब्लैक में, एडजर्न मीटिंग में भी ये 3 डिस्कशन नहीं हुए, ठीक है। अगर ये 3 डिस्कशन नहीं हुए तो हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो डीम टू बी रीअपॉइंटेड होंगे, ठीक है मालिक। लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि अगर 5 सर्कमस्टेंसेस हुए तो ये रिटायरिंग डायरेक्टर डीम टू बी रीअपॉइंटेड नहीं होंगे मालिक। 5 सर्कमस्टेंसेस कौन से? अगर वो डायरेक्टर का रिजोल्यूशन डाला था और वो लॉस्ट हुआ, मतलब हम हार चुके, भले वो प्लेस वेकेंट रखनी है या नया अपॉइंट करना है, ये डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन हमने रिजोल्यूशन डाला था और वो लॉस्ट हुआ। दूसरा, डायरेक्टर ही बोल रहा है हमको नहीं बनना है। तीसरा, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो गया। चौथा, ओके, एक्ट की वजह से उस बंदे को ओआर या एसआर चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। एंड लास्ट पॉइंट, 162 के हिसाब से उसका जब पिछली बार अपॉइंटमेंट हुआ था वो 162 के हिसाब से हुआ था, मतलब सिंगल रिजोल्यूशन से वो अपॉइंट किया गया था, यानी 2 या 2 से ज्यादा अपॉइंटमेंट उसका, वो जब किसी के साथ में आया था, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो किसी और के साथ हमने ले लिया था, इसीलिए, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री। ओके, अभी वो फ्री वाले को वापस अपॉइंट नहीं करना है हमें। दिस इज ए कॉन्सेप्ट विच इज 152-7। मेरे ख्याल से 152-7 कॉन्सेप्चुअली समझा क्या?
152.7 समझा क्या मालिक? 152.7 समझा क्या? अगर आपको 152.7 समझ गया तो आज का मेरा टारगेट कांड खत्म, बिकॉज यही दो मेन है। एंड वन दिस इज टू इज ओवर। 160 इज वेरी प्रोसीजर, जो मैंने कल बोला, कल आधे घंटे में अपन खत्म कर लेंगे। आधा घंटा, हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा, एक 15-20 मिनट ऊपर नीचे, पर वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कल वाले वापस अपने 4 डायरेक्टर तोड़ कांड अपने को अपॉइंटमेंट करने कल। तो कल अपन 5 सेक्शन मेजर पढ़ने वाले, 5 सब सेक्शन के साथ में मतलब ऐसे है। तो कल के 5 मेन पॉइंट है मालिक। आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मालिक? समझा? थैंक्स मालिक, थैंक्स मालिक। ओके, लॉजिक समझ गया तो परफेक्ट। एंड लास्ट पॉइंट, 152.6 and 7 is not applicable to government company which is not listed. Government company which is not listed, government company which is not listed and subsidiary of such government company, यानी such government company। ओके, आपको ये और एक ध्यान रखना होगा, ये एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन क्या है? 152.6.7 पूरा 152.6.7 ये नोटिफिकेशन से आया, नोटिफिकेशन से 152.6 and 7 ये पूरा ओके एप्लीकेबल किसको नहीं है? गवर्नमेंट। आज वो पढ़ना पड़ेगा, आज राघव पढ़ना पड़ेगा, आज पढ़ना चाहिए आपने। तो ये और अच्छे से बैठ गया ना, फिर इसके बाद कोई हिला नहीं पाएगा दिमाग से। मैं पेज नंबर बता दो, 2 मिनट रुकिए। ओके, पर मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझा गया। तो इसका मतलब आप मेरे को ये बता दीजिए, यहां पर मैं अपडेट कर रहा हूं। अब मेरे को बताइए, ये सेक्शन 152.6 ओके 2 चीजों में एप्लीकेबल नहीं होगा। एक होगा गवर्नमेंट कंपनी नॉट लिस्टेड एंड दूसरा प्राइवेट कंपनी। ये कैसे आया? ये समझ में आ गया, ये सेक्शन से आया, इंटरप्रिटेशन से। और गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड, उसमें साथ में आपको सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी। ओके, खत्म स्टोरी। ये हो गया अपना 152.6 and 7। भारत माता की जय। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे ख्याल से 152.7 कोई डाउट नहीं ना 152.7 में मालिक? ओके, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। रहा तो आप मेरे को मैसेज करिए। मैं आपको जस्ट एक ये बता देता हूं, पेज नंबर बता देता हूं। देखिए, ये पहला पेज तो ये इंडेक्स जैसा है। अगर आप नोट्स देखोगे और टेक्स्ट बुक अभी कल 1 आध दिन में कुरियर हो जानी चाहिए, वो हो गया, उसके पास आ गया, उससे लॉट पड़ा हुआ है, वो लॉट रिलीज हो रहा है। तो मालिक आपके पास अभी के लिए चैप्टर 1 का हार्ड कॉपी अपडेट कर लीजिए, तो ये वीकेंड तक आपके पास आ जाएगी। ओके, तो ये फर्स्ट पेज छोड़ देने का, ये फर्स्ट पेज दिमाग खोड़ी नहीं करने का, ये फर्स्ट पेज अपना चार्ट है। ओके, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, ये पंचायती है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, पंचायती है। इसके बाद ये मेनली ये यहां से अपना पॉइंट चालू होता है, सेकंड पॉइंट से। ओके, जो है 1.2 पेज यहां से चालू करो। ओके, और इसके बाद से अगर आपने मेनली डायरेक्टरशिप तक ओके यहां तक देखोगे तो 1.6 पेज, यानी 1.2 से 1.6 बेसिक्स निकल गया। 1.2 से 1.6 आपके बेसिक निकल गए। तो ये है आपके 1.2 से लेकर 1.6, और ये होगा आपका 1.6 से लेकर आपका मेरे ख्याल से 1.12 तक होना चाहिए। 6-7 पेज कवर हुए आज मेरे। वन 1.12 नहीं, 1 यहां तक मालिक, यहां तक। यानी आपने आज कोई भी परिस्थिति में 1.6 से 1.13 पेज पढ़ना ही चाहिए, कोई भी परिस्थिति में। एडजर्न मीटिंग मतलब धीनू, एडजर्न मीटिंग मतलब आज मीटिंग होने वाली थी लेकिन कुछ कारणवश डिस्कशन नहीं हुआ, तो 2-3 डिस्कशन बाकी है, तो नेक्स्ट वीक में करेंगे मालिक। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, समझ में आया? इतना पेज सबने पढ़ना ही चाहिए मालिक। थैंक यू, टेक केयर मालिक।